हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, लेकिन लुकिंग एट द पैनल, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक एकेडमिक्स से है, पढ़ाई से है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम अपने सब्जेक्ट को चेंज करें, इवॉल्व करें और इनसे इनके मतलब की बात करें, क्योंकि इनके हाथों में है जी हमारे मुल्क का मुस्तकबिल। कौम के मेमार यानी हमारे नौजवान और हमारे बच्चे जब इनके पास आते हैं और ख़ास तौर पर उनकी तरबियत करनी पड़ती है। तालीम और तरबियत जब हम कहते हैं ना, तालीम तो आपने दी, उसको एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार किया, बच्चे ने मैट्रिक, ओ लेवल्स या किसी भी स्ट्रीम से अपने आप को आगे वो लेके चला, चाहे वो इंटरनेशनल बैकलॉरिएट हो, आगा खान स्ट्रीम हो, ये तमाम आपके पास मुख्तलिफ एजुकेशन सिस्टम्स मौजूद हैं। इस सिस्टम से जब बच्चा निकल रहा होता है, इसके बावजूद भी जिस माहौल में वो बड़ा हो रहा है, जो माशरती रवैये हैं, ख़ास तौर पे जो स्कूल में उसको, जहाँ वो दिन का बड़ा एक बेशकीमत वक्त वहाँ पे गुजार रहा है, और आपके पेरेंट्स का जो एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ है, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे द ड्रग्स एंड अदर रिक्रिएशनल अनफॉर्चुनेट सब्सटेंसेस जो हमारे माशरे में पेनिट्रेट कर चुके हैं। एक एटीट्यूड ही बच्चों का मुख्तलिफ हो चुका है। वो ज़िंदगी से, प्रोफेशनल लाइफ से, एक्सेलेंस से क्या चाहते हैं, क्या एम्बिशंस हैं, एंड हाउ आर द स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ शेपिंग दैट, ये मेरा आज का मौजू होगा। और हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है, आइए आपको इससे इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं सना फ़हीम, हु इज़ द फाउंडर एंड प्रिंसिपल ऑफ इकॉल सिस्टम ऑफ सक्सेस। और ये एक ऐसा इदारा है जो इन्होंने, जिसकी बुनियाद, जिसका पहले ख्याल और जो विज़न था वो इनकी वालदा का था, और शी हैज़ एक्चुअली ग्रोन इट इनटू अ मल्टीपल स्कूल नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया सना, वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ अली रज़ा मौजूद हैं। अली भी एकेडेमिया से आपका ताल्लुक़ है, इसके अलावा ही क्रिएट्स मोटिवेशनल कॉन्टेंट, यूथ के साथ भी रब्ता रहता है, उनके वालदैन के साथ भी रब्ता रहता है। तो द परफेक्ट पर्सन फॉर दिस टॉपिक। बहुत शुक्रिया आपके आने का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अतिया फ़रीद भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माहिर नफ्सियात हैं, और यकीनन जो एक बच्चे का कच्चा जहन होता है, फिर उसमें कैसे बलूगत के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ तब्दीली आती है, उसका वर्ल्ड व्यू कैसे शेप होता है, शी इज़ ऑल्सो गोइंग टू कॉमेंट ऑन दैट। सना, सबसे पहले अगर आपसे शुरुआत करूँ, हम कहते हैं कि पाकिस्तान का जो अपर मिडिल क्लास प्रोफेशनल तबका है वो बहुत एम्बिशियस भी है, और जो बेहतरीन चीज़ वो अपने बच्चों को दे सकता है वो क्वालिटी एजुकेशन है। वो बेशक घर की बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करे, अपनी सोशल आउटिंग्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करे, ब्रांडेड कपड़े ना पहने, हो सकता है घर अपना तामीर ना किराए के मकान में रहे, लेकिन कोशिश होती है कि बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजे। इस अच्छे स्कूल की डेफिनेशन हमारी अपर मिडिल क्लास के जहन में क्या है? थैंक यू सिद्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। सिद्रा, आपका क्वेश्चन जो है, दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड, इनका दिल को भी छू रहा है, क्योंकि आप कनेक्ट कर रही हैं हर उस पेरेंट्स से जो आजकल की फाइनेंशियल सिचुएशंस में किस तरह से कोप अप कर रहा है, एंड इट इज़ ऑल इन फ्रंट ऑफ अस। देखिए, अच्छे स्कूल की डेफिनेशन आजकल के पेरेंट्स के लिए मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो उनका दिमाग में होता है वो होता है वैल्यूज़। कोई भी पेरेंट्स आजकल नहीं चाहता, येस दे गो फॉर द एम्बियंस, स्ट्रक्चर एंड ऑल, but again it comes to the values. The values which has been taught to you and to me by our ancestors or by our grandparents. तो अगर आप भी being a principal, being a leader, अपने पेरेंट्स को इन चीज़ों को गाइड करते हैं, चीज़ें बताते हैं, तो वो चीज़ें खुद ब खुद उनके लिए ईजी हो जाती हैं, और अगैन वो उसी विजन के साथ चलते हैं, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे यू आर द लीडर, यू आर द हेड, आप उस विजन को लेके उनके साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो अगर आप हमारे व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, और जिन स्कूल्स को बड़ा स्कूल माना जाता था या हाई क्वालिटी स्कूल माना जाता था, आई हेट द टर्म्स एलीट स्कूल्स या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, बिकॉज स्कूल की बुनियाद उसके कल्चर से होती है, वहाँ की एकेडमिक एक्सेलेंस से होती है। तो हम कुछ कॉन्वेंट स्कूल्स का नाम सुनते थे, सेंट जोसेफ, सेंट माइकल्स, कि ये बेहतरीन स्कूल्स हैं, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, जिन्होंने अपना एक एक स्टैचर रखा हुआ था, लेकिन वहाँ पे इट वाज एन ऑल इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। जब आप वहाँ पे देखते थे, मैं ये सवाल अगर आपके पास लेके आऊँ अली, तो हर तबका फ़िक्र से लोग और हर सोशल स्टेटस से लोग वहाँ पे आने की गुंजाइश उनके लिए होती थी, चाहे वो अपार्टमेंट में रहते हों, चाहे वो सदर के इलाके में रहते हों, चाहे वो सोसाइटी के इलाके में रहते हों। आज जो हमारी अच्छे हाई क्वालिटी स्कूल की डेफिनेशन है, इट इज़ ओनली ओपन टू पीपल विद अ सर्टेन अफोर्डेबिलिटी, जिनकी गाड़ी होती है, जिनके पास गार्ड्स होते हैं, जिसको सुबह एक फ़िलिपिनो मेड बच्चे को छोड़ने आती है। ये डेफिनेशन कब बदली? सिद्रा, मैं तो इसका विटनेस रहा हूँ, बिकॉज आई एम द प्रोडक्ट ऑफ सेंट पैट्स, तो मैंने वहाँ पे वो सारी चीज़ें देखी हैं। और उस दौर में भी मिनिस्टर्स के भी बच्चे पढ़ते थे, बैरिक्वेट्स के भी बच्चे पढ़ते थे, और जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास है उसके बच्चे भी वहाँ पे पढ़ते थे। और हमारे यहाँ सिस्टम ये था कि आप रिस्ट वॉच भी नहीं पहन के आ सकते, क्योंकि उससे आपकी क्लास की डेफिनेशन होती है
कि यूनिफॉर्म के अलावा आपने कोई भी चीज़ वेयर की है तो इट मीन्स कि आप कुछ शो ऑफ कर रहे हैं। इवन हमारी जो स्टेशनरी होती थी उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि आपने क्या स्टेशनरी लेके आनी है। तो ये चीज़ें जब आप करते तो, और आप देखें कि जितने भी कॉन्वेंट स्कूल्स की आप बात कर रही हैं तो आज भी वहाँ पे जो फर्नीचर जिसको आप कहें, इंफ्रास्ट्रक्चर कहें, वही 100 साल पुराना है, उसके अंदर कोई अपडेशन नहीं है। लेकिन अब जो है स्कूल्स जिसको एलीट स्कूल्स कह रहे हैं, तो वहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसे ही चाहिए। अब बच्चे उसके यूज़ टू नहीं है कि विदाउट एसी क्लासरूम हों और विदाउट गैजेट्स आप तालीम हासिल कर सकें। तो वो सारी चीज़ें जब आपको चाहिए तो फिर आपको अल्टीमेटली फिर फ़ी भी उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ कॉल कल्चर ये आ गया है कि जो हाई स्कूल्स हैं वो अब फ़ॉरेन क्वालिफाइड टीचर्स पहले लेते थे, अब फॉरेनर्स ले रहे हैं। तो अब आपका डिपेंड ये करता है कि जिस स्कूल के अंदर कितने फॉरेनर टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर चीज़ें जो हैं डिफाइंड होती हैं। तो एजुकेशन जो है वो सेकेंडरी रह गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह के आपकी जो है वो मार्केटिंग कर रहे हैं, पिच कर रहे हैं आप स्कूल को। अच्छा, इफ़ आई गो बैक, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, तमाम बातों में बहुत वज़न है, लेकिन मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी तब्दीली जो मैंने अपनी लिविंग हिस्ट्री में देखी कि जब हमने वो 20 इयर्स ऑफ टेररिज्म के देखे तो हमारे स्कूल बड़ी तेज़ी से तब्दील हुए। अतिया, क्योंकि आपका ताल्लुक़ फोर्सेस से भी पड़ता रहता है, DHA से भी है, एंड यू स्पीक एट सो मेनी इंस्टीट्यूशंस एंड कॉलेजेस एज वेल। आपको याद होगा वो वक्त हमारे स्कूलिंग के टाइम का कि हमारे स्कूल में किसी को आने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, लेकिन सिक्योरिटी बैरियर्स नहीं थे। हमने ये नहीं किया था कि आपको गाड़ी बहुत दूर पार्क करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मसाजिद, हमारे स्कूल्स, हमारी यूनिवर्सिटीज़ सेफ़ नहीं रही थी। ख़ुदकश हमला आवर आ सकता था, कोई उस पर हमला आवर हो सकता। तो ये, और मेटल गेट्स तो बिल्कुल भी नहीं थे हमारे स्कूलों में। लेकिन ये स्कूल्स में बड़ी तब्दीली हमने लास्ट 20-30 ईयर्स में देखी कि बच्चा अपने स्कूल में महफूज नहीं है। आप मुझे बताइए, साइकोलॉजिकली सिक्योरिटी गार्ड्स, CCTV कैमरास, मेटालिक बैरियर्स, फिर यही चीज़ कि आपको गाड़ी स्कूल से बहुत दूर पार्क करनी है, इन तमाम चीज़ों ने क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट किया है इस जनरेशन पे? अच्छा सिद्रा, एक तो नंबर 1 थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। दूसरा ये कि साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। आज से 20 साल पहले अगर बात करें तो डोनेशन की या जिस किस्म की जो है कोई भी जो है वो ओकेजन होती थी तो बच्चों को भी पार्टिसिपेट कर रहे होते थे, मेले होते थे, फन फेयर्स होते थे, एवरीबडी इवन आउटसाइड द स्कूल वर इनवाइटेड, लोग आ रहे होते थे, एंजॉय कर रहे होते थे। लेकिन ऑफ कोर्स जब सिक्योरिटी कंसर्न्स आने शुरू हो गए तो सिक्योरिटी कंसर्न्स के साथ जो है वो एक साइकोलॉजिकल फियर आना शुरू हो गया कि आवर चिल्ड्रन आर नॉट प्रोटेक्टेड वेयर दे आर जस्ट सपोज्ड टू गेट द एजुकेशन, कहाँ पे अब उनके लिए जो है वो लाइफ हैजर्ड्स हैं, रिस्की सिचुएशन है। लेकिन वो भी उस ज़माने की बात थी। अब ये सारी चीज़ें आर कंसिडर्ड एज अ मोड ऑफ फैशन, दे आर कंसिडर्ड एज अ मोड के एक एजुकेशनल सिस्टम को ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। और फैशन में इस चीज़ में मैं नेगेटिव टर्म्स में बिल्कुल भी नहीं इसको ले रही हूँ, इसको मैं बहुत ही पॉजिटिव और धीमे अंदाज में लेकर जाना चाहती हूँ कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स आ रहे हैं तो बजाय बच्चे को या पेरेंट्स उस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के साथ बच्चे को भेजें कि यू नो कि वहाँ पे ये वाली सिक्योरिटी है, उनको इन बैरियर से गुजरना है, उसको अपना ID कार्ड दिखाना है या व्हाटसएवर। नाउ चूंकि वी नीड टू एक्सेप्ट कि हाँ इन्हीं सिचुएशंस में हमारे बच्चे को पढ़ना है, तो नाउ इट इज कंसिडर्ड एज वेरी पॉजिटिव, इट हैज अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अस, और हमें उसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए कि अगर वो इन सारे सिक्योरिटी हैजर्ड्स को अबूर करके जा रहे हैं तो ही इज इन अ मोर सेफ एनवायरनमेंट, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट। लेकिन एक पूरा इकोसिस्टम बदला तो है अतिया, और इसके मुख्तलिफ ज़ावियाँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। स्कूल्स हैड टू अडेप्ट, उन्होंने एक्स्ट्रा मेजर्स लिए। सलाम है जी हमारे स्कूल्स को कि उन्होंने अपनी इमदाद की बुनियाद पर ख़ुद ही इवॉल्व करते हुए इन चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट किया। लेकिन फिर साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जहाँ पर स्कूल्स बेचारे स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि माशरती रवैये और यहाँ तक कि पेरेंट्स की डिमांड बहुत मुख्तलिफ होती है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन कराची के कुछ स्कूल्स में अगर बच्चे अपनी गाड़ी से आते हैं और ठीक है एक नॉर्मल गाड़ी है, ड्राइवर आ रहा है, तो उनके लिए जो एग्ज़िट गेट है वो अलग है। लेकिन अगर ये कोई ऐसी फैमिली है जिसकी सिक्योरिटी कंसर्न्स होती हैं, वो अपने गार्ड्स लेकर आते हैं और उनके गार्ड्स पीछे भी आर्म्ड गार्ड्स होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने गेट अलग कर दिया है। नाउ आई समटाइम्स वंडर कि एक 10 साल 12 साल के बच्चे के जहन पे क्या असर पड़ रहा होगा। ये अनस्पोकन सब्लिमिनल चीज़ें हैं कि जी मेरी ज़िंदगी की कीमत और मेरे क्लासमेट की ज़िंदगी की कीमत में क्या फ़र्क है, यानी वाई आर वी नॉट
ट्रीटेड यूनिफॉर्मली? क्यों नहीं हमारे स्कूल्स कह सकते कि भाई गार्ड्स के साथ बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ लोगों की ये लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट है, उनकी एक सिचुएशन ही ऐसी है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस यूनिफॉर्मिटी एंड द सब्लिमिनल मैसेजेस दैट आवर चिल्ड्रन आर गेटिंग एट स्कूल्स. एक अच्छे स्कूल, एक अच्छे क्वालिटी स्कूल से आपकी क्या मुराद है? कई लोगों को आप कराची में जानते होंगे जिनकी रिहाइश एक तसव्वुराती तौर पे जो हमारे मेंटल ग्रिड्स हैं उसके मुताबिक एक अपर मिडिल क्लास वाले इलाके में है या ब्रिज के इस पार है, लेकिन उनके अंदर भी ये ख्वाहिश है कि बच्चे के लिए बेहतरीन मौक़े आने वाले कल में खोले जाएं, तो वो उनको सो कॉल्ड एलीट स्कूल्स में दाखिला करा देते हैं, पेट काटते हैं, ज़्यादा पैसे देते हैं. ख़ुद माएँ ये पेन बर्दाश्त करती हैं कि एक एक घंटे की मुसाफत के बाद एक छोटे से बच्चे को सुबह जल्दी उठा के स्कूल लेके भी जाया जा रहा है, फिर उसके बाद 3 घंटे उस इलाके में सर्व किए जा रहे हैं क्योंकि बच्चे को वापस भी लेकर आना है. सना, दीज आर रियलिटीज़ ऑफ आवर टाइम्स. मुझे ये बताइए, आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. जब भी मेरी किसी दोस्त ने मुझसे मशवरा मांगा है कि भाई मैं अपने बच्चे का कहाँ एडमिशन कराऊँ, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ के जो बच्चे, जो दूसरे बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं, जिन फैमिलीज से आ रहे हैं, उनका कल्चरल आउटलुक आपके कल्चरल आउटलुक से मिलता हो. वरना ये क्या ज़्यादती नहीं है कि आप अपने बच्चे को, फ़ीस तो आप अदा कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चा जिनके दरमियान बैठ रहा है उन बच्चों का लाइफस्टाइल आपका बच्चा मैच ना कर पाए? सिद्रा, देखें, इसमें दोनों की कोलैबोरेशन होती है, ठीक है, पेरेंट्स एंड स्कूल बोथ. अगेन अभी जो हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि इफ़ इन दिस फील्ड वी आर एन एजुकेशनिस्ट, और अगर हम ही इस फील्ड में हैं और हमारे ही कल्चर से रिलेटेड लोग इस फील्ड में हैं, तो अगेन सिस्टम में कहीं भी इस तरह के इश्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉपर सिस्टम. बट अगेन इफ़ मेरा बैकग्राउंड ही स्कूलिंग जो है या मेरा एजुकेशन साइड से नहीं है, मेरे पेरेंट्स का, और मैं इस फील्ड में इन हो गई हूँ एंड आई वांट टू ओपन अ स्कूल, और मैं एक एम्बियंस देती हूँ, एंड वट एवर द पेरेंट्स आर गोइंग टू आस्क मी, मैं उनकी हर चीज़ लाइक अ कस्टमर के, ये मेरे कस्टमर हैं और मैं वो फुलफ़िल कर रही हूँ, तो अगेन फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज आई हैव टू मेक देम हैप्पी, आई हैव टू मेक देम हैप्पी, और मुझे सबको खुश रखना है. जी, हाउ डिफिकल्ट इज़ इट फॉर यू टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी? अभी जैसे अली कह रहे थे, मुझे भी याद है स्कूल में हम आपका स्कूल का यूनिफॉर्म एक ही दुकान से मिलता था, कोई आप उसमें कस्टमाइजेशन नहीं करते थे. जूते या तो आपके बाटा या सर्विस के होते थे. हेयर बैंड अगर आपने लगाना है तो ब्लू, ब्लैक और वाइट, 3 कलर्स थे आपके पास, इसके अलावा आप तीसरा कलर नहीं यूज़ कर सकते थे. नेल सुबह की असेंबली में चेक होते थे. मेकअप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था. गैजेट्स हम लोग कोई इस्तेमाल नहीं करते थे. मुझे याद है कि थर्मस से लेके आपके लंच बॉक्सेस तक बहुत यूनिफॉर्म हुआ करते थे. आज आप यूनिफॉर्मिटी ला सकती हैं अपनी स्टूडेंट बॉडी में? सिद्रा, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर हम आपके शो में बैठे हैं तो मैं ये बात कह रही हूँ. अगर इफ़ यू गोइंग टू विजिट माई स्कूल, ट्रस्ट मी, दीज आर द वैल्यूज़, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स व्हाट वी आर वैल्यूइंग देम, एंड और अभी भी हम यही वैल्यूज़ जो हैं उनको फोकस करते हैं. क्योंकि देखिए, अगेन एक अच्छा पेरेंट जो इन चीज़ को वैल्यूज़ करता है, जैसे आप हैं, मैं हूँ, हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं, तो वो इन चीज़ों को सुनता है, समझता है, और इवन दो वो पसंद करते हैं इस चीज़ को, वो चाहते हैं कि वो वैल्यूज़, वो चीज़ें उनके बच्चों में आगे जाएं जो हम सीखते आए हैं. अच्छा, फिर बताएं कि क्या आपने अपने स्कूल में किसी बच्ची को, क्योंकि यूजुअली गर्ल्स ही ये कर रही हैं, स्टैनली कप लेके अगर आ जाए 25,000 का जी वो कप है. एक तो मैं कल हैरान, मेरी 6 साल की नीस बता रही है कि उसकी एक दोस्त के पास था और वो बच्ची स्कूल लेके आ गई, फिर वो स्कूल में गुम गया, तो लॉस्ट एंड फाउंड की एक हलचल मच गई, हंट हो गया. आप अलाउ करती हैं अपने स्कूल में? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. वी हैड द इवेंट लास्ट ईयर, मदर सॉरी, वी हैव एन इवेंट. मैं आपको उसकी एग्जांपल देती हूँ, आपकी बात क्लियर हो जाएगी. तो वी हैड द इवेंट, मदर्स ने वो खुद अपना इवेंट क्रिएट किया, उसमें सब मदर्स जो एंटरप्रेन्योर्स है, दे हैड द ईच एंड एवरीथिंग, द स्टॉल्स. बच्चों ने उसमें ब्रेसलेट्स बनवा ली. उस वक्त जैसे अभी आपका ये स्टैनले का आया है, आई थिंक लास्ट ईयर वो एक ब्रेसलेट का आया था ट्रेंड के, जिसमें वो ब्रेसलेट होता है, फिक्स ब्रेसलेट होता है. अभी तो मैं डर रही हूँ, मैं बताऊँ सना, जैसे ये बैक टू स्कूल शुरू होगा ना, हर बच्चे के स्कूल बैग पे लबूबू लगी हुई होगी. Yes. That's what I faced as well. My kids asked me for the labubu, लेकिन again I was like that, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये not अगली work है. with the trends. हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखा सकते कि आपको ट्रेंड्स की दौड़ में दौड़ते ही रहना है. फिर आप कहाँ खड़े? अच्छा, एक सवाल अतिया के पास लेके जाना चाहूँगी. अतिया, मुझे बताएं कि मैं अपर मिडिल क्लास जो कि यकीनन फाइनेंशियल रियलिटीज़ से बच्चे को आगाह करते हैं, उनको बताते हैं कि बेटा तुम हर रोज़ जाके कैफ़े हॉपिंग नहीं कर सकते, दोस्त बेशक जा रहे हों कोस्टा पे कॉफ़ी पीने के लिए या फ़लानी जगह, आप रोज़ रोज़ ये नहीं कर सकते. इसका क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे में एहसास से कमतरी पैदा होता है या नहीं? क्या पेरेंट्स का ये कह देना कि बेटा हमारे और उनके फाइनेंशियल हालात एक जैसे नहीं हैं, वो हो सकता है समर वेकेशंस में मुल्क से बाहर सैर के लिए जा रहे हों, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई के लिए भेजा, तुम पढ़ाई पे फोकस करो?
सिद्रा, इससे पहले यू आस्क्ड अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इससे पहले वाला जो था कि पेरेंट्स को भी तो सोचना चाहिए कि उनकी फाइनेंशियल अलाइनमेंट है उन सो कॉल्ड एलीट स्कूल्स के साथ। अगेन ये पेरेंट्स और एजुकेशनल सिस्टम की, जैसे सना ने बात की है कि हाँ कोलैबोरेशन होती है, लेकिन एज अ पेरेंट मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि मैं उसको उस सिस्टम में, मुझे एजुकेशनल सिस्टम खींच नहीं रहा अपनी तरफ, मैं खुद चूज़ कर रही हूँ। तो मेरी जो चूजिंग हो रही है वो मेरी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स की वजह से हो रही है, और अगर मैं फाइनेंशियली उन चीज़ों को मैच नहीं कर पा रही हूँ तो व्हाई वुड आई बी फोर्सिंग माय चिल्ड्रन टू फेस अ वर्ल्ड फॉर व्हिच दे आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर। आई एम अ यूथ इंटरवेंशनिस्ट, तो मेरे पास वो यूथ आ रही है जो इन्हीं चीज़ों की जो है वो विक्टिम हुई भी होती है, जिनको ये इस चीज़ की बहुत शदीद लो सेल्फ स्टीम हुई भी होती है कि इवन इतनी लो सेल्फ स्टीम हुई भी होती है कि अगर हम फ्लैट में रह रहे हैं तो हम अपने क्लास फेलोज को ये नहीं बता सकते हैं कि हम फ्लैट में रह रहे हैं, बिकॉज क्योंकि मैं किसी को अपने घर में इनवाइट नहीं कर सकती। दे डू नॉट शेयर व्हाट देयर फादर्स आर डूइंग, दे डू नॉट शेयर व्हाट कार्स डू दे हैव, और इसकी वजह से इंपोस्टर सिंड्रोम आने लगता है। वो कहीं ना कहीं से जाकर अपने पेरेंट्स पे जो है वो फोर्स करना शुरू कर देते हैं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स, आप हमें ये प्रोवाइड करें, ये प्रोवाइड करें, ये प्रोवाइड करें। वहाँ पे पेरेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे होते हैं, और अगेन एक पूरा क्लैश आ रहा होता है किस चीज़ पे, एक स्टूडेंट की पर्सनालिटी। और अतिया, मेरे ख्याल में झूठ और वाइट लाइज भी वहीं से शुरू होते हैं। जैसे आपने कहा कि घर का नहीं बताना, उसी तरह झूठ बोलना। आप हो सकता है छुट्टियों में इस्लामाबाद घूमने गए हैं, लेकिन दोस्तों को आप बता रहे हैं कि आप इस्तांबुल गए थे या आप दुबई गए थे। सो यू स्टार्ट विद दोज लाइज। एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा होता है। आप अपने फोन्स को हाइड कर रहे होते हैं, आप सोशली आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं, और जब वो बेचारा विक्टिमाइज पर्सनालिटी क्लैश बच्चा जब थेरेप्यूटिक सेशंस में आ रहा होता है तो पेरेंट्स ये बोल रहे होते हैं कि एजुकेशनल सिस्टम ने उसको ख़राब कर दिया है। एजुकेशन सिस्टम्स के जो काउंसलर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि पेरेंट्स का ब्लेम है। Again, blaming everybody at the cost of what? At the cost of the psychological, victimization of a poor child, जिसको वो चीज़ें हैंडल ही करनी आती है, और वो बच्चा अपने आप को सिस्टम में। अच्छा, ये आपकी बात ना मैं बिल्कुल सही कह रही हैं अतिया। ये सवाल मैं अली के पास लेकर जाना चाहूँगी क्योंकि पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्शियम का हिस्सा भी हैं। अली, मुझे बताएं कि व्हाट आर द स्कूल्स थिंकिंग? देखें, कुछ चीज़ें तो हमारी कल्चरल लैंडस्केप का हिस्सा है ना। एक आपने देखा कि एक पुश बैक आया था यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में, जब उन्होंने मिसाल के तौर पे न्यू ईयर मनाना शुरू किया या हैलोवीन मनाने की बात की। लोगों ने कहा भाई दिस इज़ नॉट आवर कल्चर। लेकिन कई एलीट या क्वालिटी स्कूल्स या अपर एंड स्कूल जिनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, जिनकी फैसिलिटीज़ बड़ी ज़बरदस्त हैं, वहाँ पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमारी परमिशन और हमारी एजेंसी ही चैलेंज हो जाती है। मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ कि ओ लेवल्स, ए लेवल्स में नया ट्रेंड है कि बच्चों को स्कूल ट्रिप के लिए अब आउट ऑफ सिटी स्कूल ट्रिप के लिए लेके जाया जाएगा। कल्चरल ट्रिप कुड बी टू लाहौर हो सकती है, मलेशिया ले जा सकते हैं, इस्तांबुल ले जा सकते हैं। वो कहते हैं इतना पीयर प्रेशर और स्कूल का प्रेशर होता है कि पेरेंट्स ना नहीं बोल सकते, क्योंकि एक सर्टन अमाउंट, यानी ऐसा लगता है कि परमिशन नहीं ली जा रही, उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपका बच्चा इस तारीख को मुल्क से फ्लाई करके यहाँ पे जाने वाला है। What would you tell the parents? और यहाँ पे जो अतिया ने बात की, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अलाइनमेंट की बात नहीं है, कल्चरल अलाइनमेंट की बात है। भाई मेरी 14 साल की बच्ची है, मैं नहीं भेजना चाहती उसको अकेले। ठीक है, आपके शेपरॉन्स मौजूद हैं, लेकिन मैं नहीं स्कूल के ग्रुप के साथ उसको लाहौर या इस्लामाबाद भेजना चाहती। बतौर पेरेंट क्या ये मेरा राइट नहीं है कि मैं ये फ़ैसला ले सकूँ? बिल्कुल राइट है, क्यों नहीं। आप एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं ना स्कूल में, तो ऐसा नहीं है कि आप उनकी हर चीज़ को मानेंगे, आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही होता था सिद्धार्थ, आपको याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे हमारी एक पिकनिक होती थी ज़्यादा से ज़्यादा, उसके अलावा कोई आउटडोर हमारी अम्मी कभी समंदर पे जाने की इजाज़त नहीं देती। बीच वाली पार्टी आउट, चिड़ियाघर जाना चले जाओ, मतलब बीच पे नहीं जाओगे। फीमेल का तो अलग है, मींगा मेल भी हमें बड़ा जो है वो ड्रामा होता था कि सुबह क्लास फेलोज घर पे जमा होते थे और कहते थे जी प्लीज़ अंकल परमिशन दे दें, आंटी परमिशन दे दें। तो ये सब चीज़ें होती थी, और फिर अल्टीमेटली कभी चले जाते थे, कभी नहीं जाते थे। लेकिन अब देखें, जो आप बात कर रही हैं ना, उससे मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं। मैं इसको बुरा नहीं कहता कि अगर आपकी कल्चरल ट्रिप्स हो रही हैं या आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो आप ज़ाहिर है कुछ ना कुछ लर्निंग होती हैं। हम भी जब वेकेशंस के बाद आते तो टीचर्स कहते थे कि जी एसेज लिखें, आपने कहाँ कहाँ गए थे। कोई कहीं का लिखता था, कोई कहीं का लिखता था। इवन मुझे याद है कि जो मेरी पहली ट्रिप थी वो हैदराबाद की थी, तो आई वॉज सो एक्साइटेड कि मैं कराची से कहीं बाहर गया हूँ। अब पूरा पाकिस्तान देख लिया, लेकिन उस वक्त तो वो एक्साइटमेंट अलग थी। अब प्रॉब्लम ये आ गई है सिद्रा कि जब आप जहाँ पे बाउंड कर देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, वहाँ पे जो नहीं जा पाता उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे याद है कि जब हमारे टीचर्स होते थे तो वो बैलेंस करते थे। उस वक्त भी कुछ ऐसे बच्चे होते होंगे जो फ़ॉरेन ट्रिप करके आए होंगे, कुछ जो उन्हें किसी ने लोकली ट्रिप किया होगा, कोई हो सकता है ऐसा है कि विद इन कराची उसने ट्रैवल किया हो।
लेकिन टीचर्स हर किसी को बैलेंस करते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं टीचर्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं। अभी जैसे अतिया ने बात की ना, एक और चीज़ बड़ी अहम है जिस पे बात करना हम चाहेंगे, और ये फ़र्क मैंने कराची और लाहौर में ज़्यादा महसूस किया। सना, आई विल ब्रिंग दिस वन टू यू। मेरे ख्याल में कराची में मेरे ख्याल में एक्सेप्टेंस ऑफ को एजुकेशन स्कूल्स ज़्यादा है। लाहौर, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप उनके पॉश इलाकों में देख लें जहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम है, बहुत ज़्यादा अच्छे माली आसूदगी है, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं बच्चों को सेम जेंडर स्कूल्स में भेजने के लिए, यानी ऑल बॉयज़ में भेजेंगे या ऑल गर्ल्स में भेजेंगे। इस चीज़ को आप कैसे समझते हैं, और कैसे अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आर वेरी कंसर्न्ड, उनको लगता है कि को एजुकेशन कैन एट टाइम्स बिकम द सोर्स ऑफ मैनी अदर सोशल प्रेशर्स। लोग, यानी मैं एक बच्ची की रील देख रही थी जो कि एक टीनेजर थी, उसने कहा कि जी अगर मुझे मेरी टीचर से सिर्फ इस बात पे डांट पड़ जाएगी कि मेरा क्लासमेट अगर कोई लड़का है, मैंने उससे बात कर ली, उसकी तरफ देख लिया, क्लास में एक अजीब सेग्रीगेटेड माहौल है, तो फिर हम को एजुकेशन में पढ़ते ही क्यों हैं? हाउ डू यू ग्रैपल विद दिस इशू, और क्या इशूज़ सामने आते हैं जब आपके सामने टीनेज स्टूडेंट्स होते हैं? सिद्रा, ये इश्यूज़ बड़े नॉर्मल होते हैं जो हम डेली बेसिस पे कैटर कर रहे होते हैं, लेकिन अगैन आपको इस चीज़ को बड़ा नॉर्मलाइज़ करना होता है। देखें, बच्चों ने जो चीज़ें सीखनी है, इवन अगर वो बॉयज़ हैं तो वो बॉयज़ सेक्शंस में भी सीख लेंगे, स्कूल्स में, डिपार्टमेंट्स में भी सीख लेंगे। मेरा ये मानना है कि मेरा स्कूल ख़ुद को है, तो को में एक बैलेंस रहता है बॉयज़ एंड गर्ल्स का, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि हमारी क्या बाउंड्रीज़ हैं, हमारी क्या लिमिट्स हैं, हमें गर्ल्स के सामने किस रिस्पेक्टफुली बिहेव करना है, क्या बात करनी होती है, क्या बात नहीं करनी होती। गर्ल्स को एक अपनी सर्टेन बाउंड्रीज़ पता होती हैं। एंड अगैन ये आपने जो बात कही टीचर्स की, ये टीचर्स के ऊपर भी और स्कूल्स के ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करें बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स को इस चीज़ पे सेटिस्फाई करें कि उन्हें ये चीज़ फील ही नहीं आए कि लड़का लड़की, गर्ल एंड बॉय में कोई इस तरह का फ़र्क है, क्योंकि हम अपनी फैमिलीज़ में भी तो ग्रो कर रहे होते हैं। फैमिलीज़ में तो ऐसा तो नहीं होता कि अगर मेरी खाला के घर में या लाइक आंटी के घर में कज़न्स हैं तो मैं उनके घर नहीं जाऊँगी, बॉयज़ एक अलग रूम में बैठेंगे, गर्ल्स नहीं। तो इफ़ यू आर गोइंग टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट्स, तो एक वो चीज़ होती नहीं है। और अगैन ये क्लास में जो टीचर्स खड़े होते हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस तरह की बात, जैसे अभी आपने कही कि लड़के से बात कर ली तो क्या, और लड़की से बात कर ली, आप एक सर्टेन एनवायरनमेंट दें। लाइक इन आवर स्कूल व्हेन देयर इज़ अ ब्रेक सिस्टम, अ ब्रेक टाइम, तो बॉयज़ के लिए एक अलग स्पेस है, गर्ल्स के लिए अलग है, लेकिन उसमें आपको चीख के अनाउंस नहीं करना पड़ता। गर्ल्स नो दैट वेरी वेल कि आपने इस पार्ट में जाना है फॉर द कैंटीन। द बॉयज दे हैव हैविंग देयर ओन टॉकिंग एंड ऑल, यस, कोएग्जिस्ट करना है, क्योंकि जब आप पढ़ के बाहर भी निकलेंगे तब तो भी लाइफ में तो आपकी यूनिवर्सिटीज होंगी, एग्जैक्टली, इन योर इसके सिस्टम, प्रोज एंड ऑफिसेज कॉन्स एंड पे भी ऑल। थोड़ी बात कर लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके ये बात भी करेंगे कि स्कूल्स की आज के ज़माने में जो अच्छे क्वालिटी स्कूल्स माने जाते हैं उनकी किन किन कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर नो टॉलरेंस पॉलिसी है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, रूल्स हैं जो अगर स्टूडेंट ब्रेक करता है तो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टॉलरेंस, और वो हम किस हवाले से सेट करते हैं। मुझे अभी हैरत होती है कि आज भी लोग इस बात पे कंप्लेन कर रहे होते हैं, पहले खुद भेजते हैं बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में, फिर कहते हैं जी मेरे बच्चे की फ़खरिया बोलते हैं उर्दू अच्छी नहीं है, और दूसरा ये कि देखें जी इस स्कूल में तो फ़ाइन लग जाता है अगर इसने इंग्लिश में बात नहीं की। तो ये किस किस्म की हम सोच को परवान दे रहे हैं, इस पर बात करते हैं। मुझे याद है कॉलेज के ज़माने में, यूनिवर्सिटी के ज़माने में जब मैं बैचलर्स कर रही थी, तो कहा गया कि एक परसेप्शन के हवाले से सर्वे किया गया पूरे पाकिस्तान में, गैलप सर्वे था आई बिलीव, कि मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन कौन सा है, और उस वक्त नंबर 1 पे टीचिंग का प्रोफेशन आया था। लेकिन एट द सेम टाइम आज के जो हम हालात देखते हैं, जो स्पेशलिस्ट टीचर्स भी हैं, जो क्वालिफाइड टीचर्स भी हैं, आइदर दे आर विजिटिंग फैकल्टी, दे बिकम वेरी मनी माइंडेड, ऑफ कोर्स यू नो किसको नहीं चाहिए पैसा, लेकिन अब नाउ इट्स बिकम अ बिजनेस। वो जो एक मेंटोरिंग और एक ख़ास रिलेशनशिप आप अपने बच्चों के साथ फॉर्म करते थे, अपने स्टूडेंट्स के साथ, कि ज़िंदगी के किसी भी दौर में 20-25 साल बाद भी आपका स्टूडेंट आपको मिल जाए तो आप फ़ख्र से उसको देखते थे, बच्चा भी बड़ी फर्माबरदारी से और बड़ी खुशी के साथ आपसे मिलता था। अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ गोइंग अवे। और इसमें बड़ी अहम बात यह है कि यू नो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने टीचिंग को एक बड़ा आसान शोबा समझ लिया। हमारे यहाँ क्वालिफाइड टीचर्स बहुत कम हैं, बीएड करके बहुत कम लोग आते हैं। ऐसे बहुत सारी ख़वातीन आपको मिल जाएंगी जिन्होंने बीकॉम किया, बीए किया, और रिश्ता जब तक नहीं हो रहा तो चलो एक प्राइमरी स्कूल में थोड़े दिनों के लिए पढ़ा लिया, और फिर बाद में कंड्यूसिव लगा कि चलो अपने बच्चे को भी फ़ीस में कंसेशन मिल जाएगा तो टीचिंग को कंटिन्यू ही कर लिया। हमारे प्राइवेट स्कूल्स में इसमें बेहतरीन काम किया है। जो बड़े स्कूल्स हैं जिसमें रूट्स है, सिटी स्कूल है, बीकन हाउस है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है टीचर्स पे, बॉन्ड साइन कराए होंगे बेशक, बट दे हैव इन्वेस्टेड इन गेटिंग देम फॉरेन क्वालिफाइड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वालिटी टीचिंग एक बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान में एट एवरी लेवल, चाहे आप पब्लिक लेवल पे देख लें, प्राइवेट लेवल पे देख लें। अली, इसकी दूसरी साइड से अगर मैं आर्ग्यू करूं
तो जो बड़े हाई क्वालिटी स्कूल समझे जाते हैं, जो महंगी फ़ीस वाले स्कूल हैं, वहाँ के टीचर्स भी कंप्लेन करते नज़र आते हैं कि जी हमारी तनख्वाह 2 बच्चों की फ़ीस के बराबर भी नहीं है, एंड वी आर येट एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स। सो आप कैसे देखते हैं क्वालिटी टीचिंग का गैप क्यों है? देखें सिद्रा, अभी तो आप एलीट स्कूल्स की बात कर रही हैं, ऐसे स्कूल्स भी इसी मुल्क में मौजूद हैं, शहर में मौजूद हैं, जो 3 फिगर्स में फ़ी चार्ज कर रहे हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगी कि वो टीचर्स को क्या सैलरी दे रहे होंगे और वो फिर क्या इन्वेस्ट करेंगे जी। और अभी जो एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरी एक फ्रेंड है, वो यूएसए में पिछले 1 साल से प्री प्राइमरी के टीचिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है और उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए, डेमोस्ट्रेशंस हो रहे हैं। तो प्री प्राइमरी के टीचर के लिए आपको इतना वक्त लगाना पड़ता है। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो आपने बातें की ऐसे ही है कि जो एजुकेशन गैप होता है, आपने ग्रेजुएट हुए हैं, मास्टर्स के लिए वेट कर रहे हैं, तो आपने कहा चलें टीचिंग कर लेते हैं, शादी में वेट है टीचिंग कर लेते हैं, बोर हो रहे हैं घर में टीचिंग कर लेते हैं, या कोई और काम कर रहे थे और हस्बैंड ने अब इजाज़त नहीं दी कि 9 to 5 करो तो टीचिंग कर लेते हैं। जी बिल्कुल, एवरी डे इज़ अ हाफ डे फॉर अ टीचर। तो बस ये जब चीज़ें आपके पास होती है तो आप कहाँ से फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि कहीं क्वालिटी ऑफ टीचिंग आएगा। फिर दूसरी चीज़ ये कि उसने बहुत सी, आई एम सॉरी टू से, बट बहुत से यंग टीचर्स जो हैं उन्होंने बस अपने कपड़े बनाने हैं, इसके लिए उन्होंने टीचिंग करनी है। तो जब ये आपके क्राइटेरियाज हो जाएंगे, प्लस क्या हुआ कि जब लोगों ने देखा कि इस फील्ड के अंदर पैसा है, तो उन्होंने क्या शुरू किया कि किसी भी बिज़नेस में थे, वो नहारी बेच रहे थे, उन्होंने कहा यार नहारी के साथ साथ एक हम स्कूल भी खोल लेते हैं। और ऐसे बहुत से स्कूल्स हैं जो चला रहे हैं, हम कुछ और काम कर रहे थे उसके साथ उन्होंने। तो वो तो माइंडसेट ही नहीं है उनका तो टोटली जो माइंडसेट है वो बिजनेसमैन का माइंडसेट है, उसने वहाँ से सिर्फ अर्न करना है। तो वो बात ख़त्म हो गई है कि जहाँ पे आप कहते हैं कि जी ये प्रोफेशन ऑफ प्रॉफिट्स है, नोबल प्रोफेशन है, आपने सोसाइटी को जो है वो CSR करना है, री इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। फिर उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि ये मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, इतना मैं फ़ी कलेक्ट कर रहा हूँ, इतना मैंने सैलरीज देनी है, उसके बाद सारा ये जो मेरा कैलकुलेशंस है, एग्जैक्टली सो वी से वी आर नॉट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, वी आर इन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। लेकिन उसके साथ साथ बहुत से ऐसे स्कूल्स मौजूद हैं सिद्रा जो ट्रस्ट बेस्ड चल रहे हैं या जो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रहे हैं बल्कि अपनी जेब से लगा रहे हैं, क्योंकि उनका अल्टीमेट ये है कि वो सर्विस देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस शहर के लिए काम हो। यहाँ पे एक बात करेक्ट करना भी चाहूँगी, मुझे लगता है कि हमारे जो रवैया है ना, हम विलनाइज करते हैं। मैंने पेरेंट्स कंसोर्शियम्स के साथ भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, उनकी कंसर्न्स वैलिड हो सकती हैं, कई कंसर्न्स को हमने यहाँ पे वॉइस भी किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे प्राइवेट स्कूल्स एक अच्छा काम नहीं कर रहे। पाकिस्तान में 2 करोड़ स्कूल जाने की उम्र के बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, तो इसका मतलब है गैप भी बहुत वाइड है। और सबसे बढ़कर ये कि जो हमारे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो फिर देखिए इसी इन्वायरमेंट का हम हिस्सा हैं, इसके बावजूद भी बेहतरीन टीचर का हम रीजनल में अवार्ड लेते हैं। कैम्ब्रिज सिस्टम की अगर बात की जाए तो हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन होल्डर्स पाकिस्तान से आते हैं, और पाकिस्तान का कीमती ज़र मुबादला बचता है जब इन बच्चों को फॉरेन स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। पाकिस्तान के बच्चे दुनिया की हर कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप्स के अंदर कम्पीट करते हैं और क्वालिफाई करते हैं, उनको अंडर ग्रेड से लेके PhD लेवल्स तक के लिए ग्रांट्स भी मिलती हैं, स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। सो आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट बैड। अगर मैं अमेरिका की तरफ देखूँ तो वहाँ तो एक अरिथमेटिक क्राइसिस है, छोटा बच्चा बगैर कैलकुलेटर के सिंपल मैथमेटिक्स नहीं कर पाता। सो आवर एजुकेशन इज़ नॉट फार गॉन, बट वी आर ट्राइंग टू बी होल्डिंग अप द मिरर ऑन सम प्रैक्टिसेस जो हमारे अच्छे सिस्टम में खराबियाँ पैदा कर रही है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूं। सॉरी राशिद साहब, आपको बहुत वेट कराया मैंने। आप क्या कहेंगे आज के मौजू पे? मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा मेरे दिल के करीब है, इसके लिए जितना भी आप वेट कराती कोई मसला नहीं था। बात ये है कि मैं जब बचपन में स्कूल में पढ़ता था, वो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है, वहाँ मैं पढ़ता था। तो वो जो टाट हम लोग सुबह जमीन पे बिछा के बैठते हैं, वो स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी होती थी, उस पे हम पढ़ाई जी। उस वक्त एक ये जोक बड़ा मशहूर हुआ जब थोड़ी सी हमारी एजुकेशन बढ़ी जी, कि एक बंदा गया यूरोप में और वापस आया तो उसने कहा यार वाकई ये जो अंग्रेज जो गोरे लोग हैं ये बड़े पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे भी उनकी इंग्लिश बोलते हैं। हमारा देखिए, हमारा मेयार ये है, हम कहते हैं बच्चा हमारा ज्यादा से ज्यादा फीस वाला स्कूल हो, वहां दाखिल कराएं और इसे इंग्लिश बोल चाल आती हो, बाकी ये काम खुद कर लेगा।
अरे भाई, आपने अगर कोई चीज पिक करनी है, हमारे स्कूल ने या हमारे थिंक टैंक जो है, इंग्लिश के साथ वो जो कौम है वो झूठ नहीं बोलती, वो ईमानदार है, वो केयरिंग है, वो सच बोलते हैं, ये चीजें भी तो सिखाओ, फिर तरक्की करेंगे। खाली इंग्लिश बोलने से तो नहीं आता। हम छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा जो दरसगाह है हमारी, जो बच्चों की वालिदैन है और हमारे असातिज़ा हैं। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, लेकिन लैंग्वेज से बात बहुत आगे चली गई। अतिया, टुवर्ड्स द लास्ट एंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन आई वांट टू टॉक अबाउट द रेपरकशंस ऑफ द पेंडेमिक। कोविड के बारे में हमने बात नहीं की और मुझे लगता है कई स्कूल्स ने उसको प्रोसेस भी नहीं किया। जब हम ई लर्निंग की तरफ गए, अच्छे स्कूल्स ने जाहिर सी बात है तालीम के निज़ाम को, करिकुलम को पढ़ाने को, लर्निंग को डिसकंटिन्यू ना किया जाए, और एक लर्निंग गैप तो आया, लेकिन इसके बावजूद डिसकंटिन्यू ना करें तो हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आ गए। किसी ने ये बात ही नहीं की कि जब ये बच्चे 1-1.5 साल के घरों में रहने के बाद वापस आए तो दे केम अप विद 2 प्रॉब्लम्स। आधे बच्चों को हो गई एंशियस अटैचमेंट स्टाइल, कि उनको लगने लगा कि भाई पता नहीं आज ये स्कूल आ रहे हैं, हमारी दोस्तियां हैं, हमारा टीचर्स हैं, हमारा ये एनवायरनमेंट है, कल हो ना हो। और दूसरी तरफ हमने देखा कि एक अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल आ गया, कि कुछ बच्चे जो बिल्कुल ही बेपरवाह हो गए, उनको लगा कि भाई ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो फाउंडेशनल ईयर था, ये बच्चों का प्राइमरी साल था, दोस्तियां होने का साल था, फाउंडेशन सेट होने का साल था। अब इसके रिपरकशंस क्या पर्सनैलिटीज़ पे आ रहे हैं, आपने अपनी प्रैक्टिस में क्या ऑब्जर्व किया है? अच्छा, पर्सनैलिटी पे इफेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि एक नॉर्मल से एक एबनॉर्मल जो है वो कंडीशन में हमने 2-3 साल गुजारे, तो जाहिर सी बात है उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत होंगे। बट हम अब तक यही करते आ रहे हैं कि वी बीन टॉकिंग अबाउट द ट्रिगर्स, कोविड, प्री कोविड, पोस्ट कोविड क्या था, एजुकेशनल सिस्टम क्या है क्या नहीं है। एजुकेशन, यस इट्स द बिजनेस, कौन सा बिजनेस नहीं है इस दुनिया में, द वर्ल्ड इटसेल्फ इज अ बिजनेस, लेकिन एजुकेशनल सिस्टम की भी पूरी कोशिश होती है, सबको अपना बिजनेस चलाना है, तो दे आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, और उसमें एज यू सेड कि हमारे ही बच्चे हैं जो दुनिया में तरक्की भी पा रहे हैं। We do not talk about the dark world where these kids are stuck up into. इनका ये एक वो dark world है जिसमें अगर आप Facebook पे देखो तो Facebook confession pages आए हुए होते हैं, जिसमें इनकी अपनी पर्सनल टॉक्स हो रही होती है, Instagram पे they are there, इनकी अपनी 1-to-1 डायरेक्ट लिंकिंग हुई हुई होती है, जिसमें कोई एजुकेशनल सिस्टम इनको एक हद तक रोक सकता है, पेरेंट्स एक हद तक रोक सकते हैं। इनको सिर्फ ये चीज़ें बतानी है कि व्हाट आर दी साइड इफेक्ट्स ऑफ गेटिंग इनटू दिस वेरी डार्क वर्ल्ड, क्योंकि इस डार्क वर्ल्ड में जब वो जा रहे होते हैं तो दे डू नॉट नो कि उनको उस फील्ड को, उस वर्ल्ड को, उस दुनिया को कैसे फेस करना है, या वो फेस कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ख्याल में वी शुड बी वेरी ओपन अबाउट। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और इस डार्क वर्ल्ड में पहले तो हम कहते हैं ना सोशल मीडिया, नजर रखें बच्चा कहाँ जा रहा है। आज हर टीनेज एवरीथिंग, बिल्कुल, सब ड्रग्स भी इसी नहीं है ना। तो आज आपका जो बच्चा टीनेजर है या प्राइमरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल में जाता है, उसका टीचर, उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका कंपेनियन अनफॉर्चुनेटली चैट जीपीटी बन चुका है। वो अपने हर ज़िंदगी के मसले को किसी और को उसकी ज़रूरत, यानी अब वो इतना आइसोलेट हो चुका है, उसको ज़रूरत ही नहीं है बेस्ट फ्रेंड की, उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी टीचर, मेंटर या काउंसलर की। वो चैट जीपीटी से अपने तरीके से बात करता है और मशीन से दोस्ती करके मशीन के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है। दिस इज़ द ग्लेयरिंग रियलिटी ऑफ टुडे दैट द एकेडेमिया, द पेरेंट्स एंड द सोसाइटी एट लार्ज नीड्स टू टैकल। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। आज भी हमारे पास वक्त इतना ही है, लेकिन अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सना, आपका, अली एंड अतिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कंट्रीब्यूटिंग सच इंपॉर्टेंट इंसाइट्स एंड विजडम टू दिस कॉन्वर्जेसन। इंशाल्लाह ताला आप सबसे कल दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन आज के टॉपिक के बारे में कुछ अगर कहना चाहें तो कॉमेंट्स और फीडबैक ज़रूर मुझे सोशल मीडिया पर भेजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। खुदा हाफिज़।